हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं टर्मोलॉजी रिलेटेड टू जनरल बियरिंग और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड समरफील्ड नंबर का कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने जनरल बियरिंग स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने देखा था जनरल बियरिंग ऑपरेटेड इन हाइड्रोडायनामिक एंड हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन। तो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन और हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन क्या होता है, और एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट भी हमने वहां पर देखा था, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन सर्कल रेडियस। तो आई होप आप लोगों ने वो सेशन देखा होगा और बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो क्लासेस चल रही है हमारी इस प्लेटफॉर्म पर, इसका टाइमिंग आप लोग ध्यान रखें। क्लासेस का जो टाइमिंग है वो 7:30 PM पर आपको डेली मशीन डिजाइन की क्लास देखने को मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर रनिंग में है, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। इसकी जो क्लास का टाइम है ये ध्यान रखें, शाम को 5:30 बजे। इसके अलावा सैटरडे के दिन ये जो क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है। इसके अलावा सैटरडे के दिन आपको यहाँ पर एक लाइव सेशन देखने को मिलेगा। इस लाइव सेशन में जो भी हमने इस वीक के अंदर पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस सेशन के अंदर आप पूछ सकते हो। उसके अलावा उस सेशन के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, इसके अलावा संडे को आपको मैराथन क्लास देखने को मिलेगी। चलिए, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टर्मोलॉजी रिलेटेड टू द जनरल बियरिंग। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल बियरिंग की, तो जनरल बियरिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि इट ऑपरेट इन टू कंडीशन, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन और हाइड्रोडायनामिक। तो यहाँ पर हम केस जो लेकर चलेंगे, इट विल बी जनरल बियरिंग इन डायनामिक एक्शन। तो देखिए, जनरल बियरिंग इन डायनामिक एक्शन का मतलब क्या हुआ, उसको थोड़ा सा हम डायग्राम से समझते हैं। सपोज दिस इज द बियरिंग, ओके, और बियरिंग किसको बोलते हैं, आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे से अभी तक क्लियर हो चुके होंगे। स्टेशनरी जो एलिमेंट होता है इससे हम क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं। तो यहां पर इस बियरिंग के अंदर क्या रहेगा, जनरल रहेगा। जनरल का मतलब क्या होता है, शाफ्ट। अब देखिए, डायनामिक एक्शन में है, डायनामिक कंडीशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर बियरिंग और जो जनरल है इन दोनों के बीच में एक क्लियरेंस रहेगा और उस क्लियरेंस के बीच में क्या रहेगा, लुब्रिकेंट रहेगा। वो जो गैप रहेगी उसके बीच में क्या रहेगा, लुब्रिकेंट रहेगा। तो जब मैक्सिमम स्पीड की कंडीशन आ जाती है, जब शाफ्ट जो है वो लिफ्ट हो जाती है, तो वह वाली कंडीशन को हम बोलते हैं जनरल बियरिंग इन डायनामिक एक्शन। ओके, तो यहां पर ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, इट इज ए जनरल और वी कैन से इट इज ए शाफ्ट। ओके, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये जो बियरिंग है इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, लुब्रिकेंट रहेगा। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आप लोग ध्यान रखें। क्या क्या टर्म्स है, देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा बियरिंग होता है उसकी जो रेडियस होती है उसको हम डिनोट करते हैं R1, कैपिटल R1 से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो बियरिंग की रेडियस होगी, यहाँ पर ये बियरिंग का सेंटर है और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इट इज R1। ओके, ये आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस जो है इसको हम क्या बोलेंगे, R1। इट इज द रेडियस ऑफ बियरिंग, दिस इज द R1 एंड दिस R1 इज द रेडियस ऑफ बियरिंग। इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये जो जनरल है इसका सेंटर सपोज यहां पर कहीं पर है, तो यहां से लेके, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, विल टेक दिस कलर, यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ओके, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, दिस इज द रेडियस ऑफ जनरल, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से या शाफ्ट से। ओके, तो देखिए यहां पर आप लोगों को मैंने डिफरेंस बताया था कि यहां पर जो मोशन होता है इसेंट्रिक मोशन होता है। दिस इज द सेंटर ऑफ, दिस इज द सेंटर ऑफ बेयरिंग, सपोज ओ, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बता रहा है हमें सेंटर ऑफ शाफ्ट। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है और इसी डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं ई से,
और इसे बोला जाता है इसेंट्रिसिटी। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये ध्यान रखें, ई से हम डिनोट करते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर जिस पॉइंट पर मिनिमम फिल्म थिकनेस है वो पॉइंट ये है। ओके, तो इसे हम डिनोट करते हैं एच नोट से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर ये एच नोट क्या है। एच नोट को हम डिफाइन करेंगे, इट इज मिनिमम फिल्म थिकनेस। ओके, लुब्रिकेंट की मिनिमम फिल्म थिकनेस को एच नोट से हम डिनोट करेंगे। ई जो है इट इज इसेंट्रिसिटी, कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ शाफ्ट, अच्छा कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ शाफ्ट, ये जो मैंने आपको दिखाया है, या फिर हम इसे रेडियस ऑफ जनरल भी बोलते हैं। जनरल और शाफ्ट क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। R1 इज द रेडियस ऑफ बियरिंग। क्लियर? तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन होती है। सबसे पहली टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम उसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो देखिए यहां पर इसेंट्रिसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द शाफ्ट एंड द सेंटर ऑफ द बियरिंग। मतलब अगर मैं यहाँ पर डायग्राम से देखूं तो बेसिकली इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे क्या बोलेंगे हम, इसेंट्रिसिटी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस इसेंट्रिसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये O से लेके इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ फॉर टाइम बीइंग ए। O से लेके A तक ये जो डिस्टेंस है, इस कैपिटल O की मैं बात कर रहा हूँ, O से लेके यहाँ तक का पेरीफेरी तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका, इस बियरिंग की रेडियस R1। अब ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा, इसेंट्रिसिटी प्लस द रेडियस ऑफ जनरल प्लस मिनिमम फिल्म थिकनेस। तो इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए एक रिलेशन डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आएगा क्या, R। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, इसको अपन ने R1 बोला था ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बियरिंग की जो रेडियस है वो है R1। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, R प्लस E प्लस एच नोट। ओके, तो यहां से इसेंट्रिसिटी के लिए हमारे पास रिलेशन क्या जाएगा, R1 माइनस R, ये R इधर आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, एच नोट हो जाएगा। अब देखिए R1 जो है ये बियरिंग की रेडियस है और R जो है ये जनरल की रेडियस है, और इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दैट इज C1 विच इज नोन एज द रेडियल क्लियरेंस। तो ये ध्यान रखिए, रेडियल क्लियरेंस जो होता है ये क्या होता है, इट इज R1 माइनस R, और C से हम डिनोट करते हैं यहां पर किसको, डायमीट्रल क्लियरेंस। और डायमीट्रल क्लियरेंस और रेडियल क्लियरेंस में क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या रिलेशन होता है, डिफरेंस की क्या बात करें अपन, तो ये जो C जो होता है ये 2 टाइम्स C1 होता है, ये भी मैं आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूं। तो ये ध्यान, तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर इस R1 माइनस R की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, C1 पुट कर सकते हैं। तो यहां पर E इज इक्वल टू C1 माइनस एच नोट। तो ये रिलेशन ध्यान रखें। तो इसेंट्रिसिटी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इस C1 की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं, C/2 भी लिख सकते हैं। तो C/2 माइनस एच नोट, ये भी रिलेशन होता है इसेंट्रिसिटी का, तो इसको आप ध्यान रखें। ये रिलेशन आपको जरूरत पड़ सकता है न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, आई होप आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। दोनों के सेंटर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ पर, दैट इज इसेंट्रिसिटी रेशियो।
तो इसेंट्रिसिटी रेशियो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, इट इज द रेशियो ऑफ इसेंट्रिसिटी टू द रेडियल क्लियरेंस। इसेंट्रिसिटी और रेडियल क्लियरेंस के बीच का जो रेशियो होता है उसे इसेंट्रिसिटी रेशियो हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैथमेटिकली तो ये इसेंट्रिसिटी रेशियो क्या बन जाएगा, इसेंट्रिसिटी मतलब E, और रेडियल क्लियरेंस क्या होता है बेटा, C1। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा इसेंट्रिसिटी क्या होता है, देख लीजिए, C1 माइनस H0। तो यहां पर हम पुट करेंगे C1 माइनस H0 डिवाइडेड बाय C1। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा इसके लिए क्या, 1 माइनस H0 बाय C1, और C1 को हम लिख सकते हैं क्या, C/2। तो एक और रिलेशन बन जाता है 1 माइनस 2H0 बाय C। तो देखिए रिलेशन कभी कभार डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखें। तो यहां पर आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी रेशियो क्या होता है। ओके, अब देखिए यहां पर इसके अलावा नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज, अगर हम बात करें उसकी तो क्लियरेंस रेशियो, जिसे हम C/D रेशियो भी बोलते हैं। क्लियरेंस रेशियो जिसे हम क्या बोलते हैं, C/D रेशियो। ओके, C इज द क्लियरेंस, D इज द डाया ऑफ शाफ्ट। तो अब देखिए ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो की एक पर्टिकुलर रेंज होती है। तो ये रेंज आप ध्यान रखें, C/D की वैल्यू जो होती है इट इज लेस देन 0.002 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0.001। अब देखिए अगर मैं बात करूं इस रेशियो की, तो अगर C की वैल्यू, इधर देखिए, इफ C मतलब क्लियरेंस अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये रेशियो जो रहेगा ये क्या होगा, बढ़ेगा। C/D का रेशियो जो है क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर C/D का रेशियो बढ़ रहा है मतलब क्लियरेंस बढ़ रहा है, और अगर क्लियरेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो वहां पर क्या होगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट अवॉइड होगा। ओके, क्लियरेंस अगर ज्यादा होगा तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा। ओके, तो पावर लॉस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। ये रिलेशन समझ में आ रहा है आपको। देखिए मेटल टू मेटल कांटेक्ट अगर ज्यादा रहेगा तो वहां पर पावर लॉस जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर क्लियरेंस बढ़ा रहे हैं तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा और पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। पावर लॉस कम होगा, बट वहीं पे अगर मैं बात करूं सेकंड कंडीशन की, इफ क्लियरेंस इज डिक्रीजेस, तो वहां पर C/D का जो रेशियो है वो क्या होगा, डेफिनेटली डिक्रीज होगा। और इस केस में क्या होगा बेटा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा। क्या होगा, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा। तो पावर लॉस जो होगा यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। यहां तक तो आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो अब ये पावर लॉस बढ़ रहा है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो, देखिए अगर क्लियरेंस कम है तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट, तो उस केस में लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है बेटा बढ़ जाती है। तो यहां पर W की वैल्यू जो है क्या होगी, बढ़ेगी, और यहां पर W की वैल्यू जो है क्या होगी, कम होगी। तो ये रिलेशन आप लोग डायरेक्टली ध्यान रखें। ओके, तो इसकी रेंज आप ध्यान रखें 0.002 से लेके 0.001 के बीच में रहेगी। ओके, और इसकी वैल्यू बढ़ाने पर क्या होगा, इसकी वैल्यू कम करने पर क्या होगा। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज बियरिंग प्रेशर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखिए बियरिंग प्रेशर का मतलब कि जो बियरिंग के ऊपर लोड आ रहा है, अभी तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बियरिंग के ऊपर जो लोड आएगा वो कौन सा लोड होगा, रेडियल लोड होगा।
तो उस रेडियल लोड की वजह से जो बियरिंग सरफेस है उसके ऊपर कितना प्रेशर आएगा, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा, उसी के बेसिस पर तो हम उसकी डिजाइन करेंगे। ओके, तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो जो हमारा बियरिंग है, किस तरह से हम बनाते हैं जनरल बियरिंग को, ये जनरल है और इट इज इनसाइड है बियरिंग। इट इज इनसाइड है बियरिंग। अब देखिए यहां पर ये जो शाफ्ट है इसके ऊपर जो लोड आ रहा है दैट विल बी द रेडियल लोड। ओके, ये रेडियल लोड इसके ऊपर आ रहा है। ओके, इसकी वैल्यू हमने कितनी ली है, वी ऑलरेडी टेक इट डब्ल्यू। तो अब अगर मैं बात करूं ये जो लोड आ रहा है, ये लोड किस सरफेस पर एक्ट कर रहा है, अगर वो सरफेस एरिया अगर हमें पता चल जाए तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना बियरिंग प्रेशर इंड्यूस होगा। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो लोड है ये रेडियल लोड है, नो डाउट। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि ये जो लेंथ है इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ जनरल या लेंथ ऑफ बियरिंग। ओके, और यहां से लेके यहां तक ये जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर एक्चुअली में D1 होता है, और ये जो शाफ्ट का डायमीटर होता है ये क्या होता है, D होता है। तो आप ऐसे समझिए कि यहां पर ये तो एक होल ही है बेसिकली। ओके, ये होल है, होल के अंदर एक शाफ्ट है। तो ये शाफ्ट जो है पर जो लोड आ रहा है ये रजिस्टिंग एरिया कौन सा होगा। अब रजिस्टिंग एरिया हमें देखना है तो नॉर्मल एरिया देखते हैं। तो नॉर्मल एरिया की अगर मैं बात करूं तो जब भी किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका प्रोजेक्शन हमें क्या मिलता है, इसका प्रोजेक्शन हमें मिलता है एक रेक्टेंगल मिलता है। क्या मिलेगा इसका प्रोजेक्शन, एक रेक्टेंगल मिलेगा। ओके, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो बियरिंग एरिया होगा वो ये होगा, कितना होगा, शाफ्ट की वजह से लोड आ रहा है तो डायमीटर जो होगा ये इट इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट डी, और ये लेंथ है एल। तो यहां पर ये जो एरिया होगा ये एरिया कितना होगा, एल इंटू, और इस एरिया पर लोड कितना आ रहा है, ये डब्ल्यू लोड आ रहा है। तो अगर हम यहां पर बात करें बियरिंग प्रेशर की, बियरिंग प्रेशर पी, तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एल डी। एल डी तो रेजिस्टिंग एरिया होगा। ओके, ये इसको हम इंड्यूस प्रेशर भी बोल सकते हैं। यहां पर हम स्ट्रेस टर्म यूज नहीं करते हैं, जनरली प्रेशर टर्म यूज करते हैं। ओके, ये इंड्यूस है ना, ये इसको क्या कर सकता है, फेल कर सकता है। तो डिजाइन क्या बोलती है, फॉर सेफ डिजाइन। ओके, क्या होगा, P induce is less than equal to P of permissible. W divided by LD is less than equal to P of permissible. जैसे कि हम एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग में निकालते हैं ना, मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकता है,
तो वही तो उसकी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो अब यहां से तो शायद मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ऐसे रिलेशन हमने बहुत सारे सॉल्व किए। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर W मैक्सिमम कितना आ जाएगा, एल डी इंटू पी ऑफ परमिसिबल। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसके लिए, दिस रिलेशन इज फॉर मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब हम बोल सकते हैं इसे स्ट्रेंथ ऑफ जनरल बियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ जनरल बियरिंग। ओके, ये एल डी पी ऑफ परमिसिबल। और बियरिंग प्रेशर अगर पूछा जाता है तो दिस विल बी द बियरिंग प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा ऑलरेडी हम यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं फ्रिक्शनल टॉर्क। फ्रिक्शनल टॉर्क का रिलेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी म्यू डब्ल्यू इंटू आर, यही रिलेशन होता है फ्रिक्शनल टॉर्क का यहाँ जनरल बियरिंग के लिए। फ्रिक्शन सर्कल रेडियस का कॉन्सेप्ट देखा था तो वहां पर हमने इसको देखा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर L बाई डी रेशियो। L बाई डी, L जो होता है ये लेंथ होता है बियरिंग का, और D इज द डाया। तो इस L बाई डी के रेशियो पर डिपेंड करता है कि हमारा बियरिंग कैसा हो। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, एक सिंपल सा केस लेता हूं। सपोज ये हमारी शाफ्ट है। ओके, इस शाफ्ट में रेडियल लोड आ रहा है और इस शाफ्ट का रोटेशन मोशन हमें अलाउ करना है, तो दोनों एंड पर हम क्या करेंगे, बियरिंग यूज करेंगे। वी यूज बियरिंग। ओके, ये एक बियरिंग हो गया, दो बियरिंग की जरूरत पड़ेगी नो डाउट। ओके, ये दो बियरिंग है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसे हम बोलेंगे लेंथ, और ये क्या कहलाएगा इसका, डायमीटर। इसे हमने बियरिंग बोला है, ये बियरिंग। ओके, ये बियरिंग। तो देखिए, ये एल बाई डी रेशियो के बेसिस पर हम इसको इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पर एल कम है, डी ज्यादा है, तो डेफिनेटली हियर एल बाई डी इज लेस देन 1। अब अगर लेस देन 1 है तो ऐसे बियरिंग को हम बोलते हैं शॉर्ट बियरिंग। ऐसे बियरिंग को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट बियरिंग। बाकी की आगे की स्टोरी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो ही गई होगी। अगर ये एल और डी दोनों सेम है, ये शाफ्ट है अपनी, ओके, इसके लिए एल और डी दोनों अगर सेम होंगे, ओके। यहां पर हम मानते हुए चल रहे हैं बेटा कि ये जो लेंथ है और डायमीटर दोनों बराबर है। ये बियरिंग है, ये ध्यान रखें, दिस आर द बियरिंग। और ये पिंक कलर से जो मैंने बनाया है ये शाफ्ट है, रोटेशन मोशन अलाउ।
तो यहां पर L बाई डी का जो रेशियो है ये 1 होगा, दोनों बराबर है। तो ऐसे केस में बियरिंग को हम बोलते हैं स्क्वायर बियरिंग। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बियरिंग। और थर्ड कंडीशन जो बनेगी बेटा, अगर L बाई डी का रेशियो 1 से ज्यादा है तो हम ऐसे बियरिंग को बोलेंगे लॉन्ग बियरिंग। ये L बाई डी के रेशियो पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखें। ओके, तो L बाई डी का रेशियो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये ध्यान रखें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर हमें फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है इन केस ऑफ जनरल बियरिंग, म्यू से हम डिनोट करते हैं। इट इज द फंक्शन ऑफ, एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहां पर, दैट इज Zn अपॉन P, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर इसे बोलते हैं। बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, इसके अलावा C बाई डी, L बाई D1, ये तीनों पैरामीटर पर डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तीनों पैरामीटर पर डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहला तो यहां पर यही क्वेश्चन बनता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो रिलेशन होता है वो आप डायरेक्टली याद रखें, 2 पाई स्क्वायर Zn अपॉन P इंटू C बाई डी प्लस के। ये Zn अपॉन P जो टर्म है, इस टर्म को बोलते हैं हम बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। Zn बाई P इज बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। ओके, और C बाई डी रेशियो हमने देखा है। और K जो होता है, बेसिकली दिस K इज लीकेज फैक्टर। तो देखिए, आपको एक डाउट आ सकता है कि सर ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यहां पर फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है इट इज द फंक्शन ऑफ Zn अपॉन P और C बाई डी दोनों आ गया। ये L बाई डी जो है, ये L बाई डी तो कहीं पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ध्यान रखें कि ये जो L बाई डी होता है इस पर डिपेंड करता है ये लीकेज फैक्टर। L बाई डी पर डिपेंड करता है ये लीकेज फैक्टर। अब ये L बाई डी की वैल्यू जो है, अगर 2.8 से कम है और 0.75 से ज्यादा है, ये ध्यान रखें, ये डेटा L बाई डी 1 की वैल्यू 2.8 से कम है और किससे ज्यादा है? 0.75 से। तो इस केस में जो K की वैल्यू रहेगी इट इज 0.002 रहेगी। लीकेज फैक्टर है, इसे क्या बोला जाता है? लीकेज फैक्टर बोला जाता है। और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब लेंथ अगर ज्यादा है बियरिंग की, सीधी बात है, वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब लेंथ ज्यादा होगी। अगर L बाई डी 1 की वैल्यू ज्यादा है 2.8 से, तो यहां पर ये जो लीकेज फैक्टर की वैल्यू होगी इट विल बी 0.003। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, C बाई डी और प्लस के। ओके, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन। अच्छा, इस रिलेशन को बोला जाता है मैकी रिलेशन, ये ध्यान रखें। दिस रिलेशन इज नोन एज द मैकीज रिलेशन। अब देखिए, इसको निकालते कैसे? आप चाहे तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो वहां पर आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो उसको अपन देखते हैं कि कैसे इसको निकालते हैं। विल टेक ए शाफ्ट इन द बियरिंग, ये एक शाफ्ट है, इसका एक्सिस है,
which is inside a bearing. Okay. और बेयरिंग और शाफ्ट के बीच में क्या है, लुब्रिकेंट है। आप ऐसा ना सोचिए कि सर ये तो लुब्रिकेंट नीचे गिर जाएगा, बेटा पैकिंग वगैरह का प्रोविजन होता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो सोचे कि लुब्रिकेंट तो नीचे आ जाएगी। अब देखिए शाफ्ट जो है एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से टर्न कर रही है, लेट सपोज इट विल बी ओमेगा। ओके, यहां पे अगर मैं बात करूं तो वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, जो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है विच इज म्यू इंटू डी यू बाय डी वाई। ओके, जब फिल्म थिकनेस बहुत ही कम होती है, ये फिल्म थिकनेस इसको हम बोले। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही होगी कि ये बियरिंग है। ओके, और ये हमारा शाफ्ट है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, जनरल। तो शाफ्ट और जनरल के बीच में जो गैप है वो काफी कम है, और ये जो गैप है इस गैप को हम क्या बोलते हैं, C1, रेडियल क्लियरेंस। तो जब थिकनेस काफी कम होती है दो फ्लूइड की लेयर के बीच में, अगर थिकनेस कम है तो वहां पर इसको डिफरेंशियल फॉर्म की जगह एग्जैक्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये आप लोगों को पता हो। तो यहां पर हमारे पास ये जो शियर स्ट्रेस है, ये इसको हम कैसे लिख लेंगे, टाउ इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर ये जो म्यू है, म्यू हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं, ये बात ध्यान रखें। और यहां पर ये जो होता है ये क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी होता है। तो पूरे सब्जेक्ट में मैं यहां पर डायनामिक विस्कोसिटी को जेड से डिनोट करूंगा। देखिए मैंने यहां पर अभी ये चीजों को बताया नहीं आपको कि ये जेड क्या है, एन क्या है, पी क्या है, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये चीज सारी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो यहां पर ये जो जेड है ये क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल सेकंड। तो यहां पर मैं इसको जेड से डिनोट करूंगा। और यू जो है क्या होता है, पेरिफेरल वेलोसिटी होती है, जिस स्पीड से मूव कर रही है शाफ्ट उसकी पेरिफेरल वेलोसिटी होती है, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी। जो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होता है ये किस फोर्स की वजह से होता है, शियर फोर्स। और यहां पर शियर फोर्स कौन सा फोर्स होगा, एक तरह से अगर हम बात करें तो ये फ्रिक्शन फोर्स ही है ना, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस के पैरेलल। तो वेलोसिटी जो आएगी, कौन सी वेलोसिटी आएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी। ओके, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इसको हम डिनोट कर देते हैं अभी फॉर टाइमिंग वी से, और यहां पर क्या लिखेंगे अपन, C1। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि V क्या होता है, अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, आप लोगों को पता होगा V इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू ओमेगा होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो V है, ये V वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको अगर हम यहां पर आरपीएम के टर्म्स में लिखें, किसके टर्म्स में, आरपीएम। ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, और आरपीएम के टर्म्स में अगर हम इसको लिखें तो ये V जो है, ध्यान रखें, पाई डी एन बन जाए। देखिए V इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, पाई डी एन बाई 60। ओके, और वो जो n होता है वो कैपिटल N होता है। ओके, और वो n जो होता है वो आरपीएम होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है। बट यहां पर ये जो n स्मॉल मैंने लिखा, इट इज आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड है। तो अगर मैं रिवॉल्यूशन पर सेकंड लिखूंगा तो मुझे यहां पर 60 से डिवाइड करने की इसको जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ये रिलेशन बहुत बार आता है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। V इज पाई डी एन। ओके, तो यहां पर हमारे पास, अब देखिए ये जो शियर स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है ये किसकी वजह से हुआ, शियर फोर्स। शियर फोर्स यहां पर कौन सा फोर्स रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया इज इक्वल टू Z इंटू V डिवाइडेड बाय C1। ओके,
अब यहां पर ये रेजिस्टिंग एरिया कौन सा एरिया होगा, शाफ्ट घूम रही है तो ये सरफेस एरिया होगा, वही तो रेजिस्ट कर रहा है मोशन को, तो ये रेजिस्टिंग एरिया क्या होगा, इसकी पेरीफेरी कितना पाई डी इंटू द लेंथ ऑफ द बियरिंग। तो ये फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं यहां पर, पाई डी एल। पाई डी जो है पेरीफेरी हो जाएगी और लेंथ एल, इसकी लेंथ हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ओके, और ये जो डायमीटर है कैपिटल डी। ओके, दिस डायमीटर विल बी कैपिटल डी। ओके, तो यहां पर हमारे पास रिलेशन आ गया जेड, यहां पर लिखेंगे हम पाई डी एन बाय सी वन। अच्छा, C1 की जगह भी मैं लिख सकता हूं क्या, C/2। चलिए अभी हम इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कितना जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए पाई का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, पाई 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 का स्क्वायर, साथ में डी का स्क्वायर बन जाएगा, ये डी और डी का स्क्वायर बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एल है, जेड है, एन है और नीचे C1 है। तो यहाँ पर एल एन जेड और इसके डिवाइड में आ जाएगा क्या, C1। तो यहां तक ये रिलेशन बन गया। ओके, अब देखिए अगर हमें फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना है तो फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होता है, वी ऑलरेडी नो फ्रिक्शनल टॉर्क जो है TF इज फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय द रेडियस, मल्टीप्लाई बाय द रेडियस, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहां से हमारे पास फ्रिक्शनल टॉर्क आ जाएगा TF इज इक्वल टू FR, इसको पुट करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस का भी, इसमें ही मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, रेडियस का। ओके, तो जो एक्सप्रेशन बनेगी पाई स्क्वायर डी स्क्वायर एल एन जेड आर डिवाइडेड बाय C/2 लिख रहा हूं। अब मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं ये आप लोगों को पता है, बिकॉज वी नो दिस C1 इज 2 टाइम्स C, उल्टा लिख दिया मैंने, दिस C इज 2 टाइम्स C1। तो C1 की वैल्यू क्या लिखी है हमने, C/2। ओके, ये हमारे पास एक फ्रिक्शनल टॉर्क की एक्सप्रेशन आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी। और ऑलरेडी हम यहां पर फ्रिक्शनल टॉर्क की एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, क्या, TF इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इंटू आर। अंतर तो कुछ भी नहीं है दोनों में, कैसे भी कैलकुलेट करो फ्रिक्शनल टॉर्क तो वही आएगा। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट कर देते हैं अपन। तो इक्वेशन हमारे पास क्या जाएगी, पाई पाई स्क्वायर डी स्क्वायर, देखिए पाई स्क्वायर डी स्क्वायर एल एन जेड आर, एल एन जेड आर डिवाइडेड बाय C/2 इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू आर। अब देखिए जो टर्म कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए, आर से आर कैंसिल कर दीजिए। ओके, अब यहां पर देखिए ये जो W है, इस W को मुझे बेसिकली किसकी वैल्यू निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना है। तो यहां पे इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की टर्म्स को एक तरफ हम लिख लेते हैं। अब देखिए यहां पर जो मैंने रिलेशन आपको बताया था उसी रिलेशन के फॉर्म में हम इसको लिखते हुए चलते हैं। तो देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर। ओके, इसके अलावा Zn/P होता है, तो देखिए Z भी है यहाँ पर और N भी है हमारे पास, तो ये दोनों टर्म हमने यहाँ पर ले ली। यहाँ पर पाई स्क्वायर और ये 2 पाई स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर क्या आता है, फॉर्मूले में P आता है, और P जो होता है ये क्या होता है, P बियरिंग प्रेशर होता है विच इज लोड डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया विच इज LD। ओके,
तो देखिए यहां पर ये W नीचे की तरफ आएगा। अब देखिए ये जो L है और इसमें से एक D है, इन दोनों को मैं यहां पर इस W के नीचे लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो यहां पर हमारे पास बियरिंग प्रेशर आ जाएगा, यहां पर इक्वेशन में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ओके, इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ये P आ जाएगा। ओके, तो 2 पाई स्क्वायर ZN बाई P। इसके बाद में अगर यहां पर देखें तो क्या बचेगा, देखिए यहां पर एक D बचा है और नीचे क्या बचा है, C बचा है, बाकी सारी टर्म आ चुकी। तो ये क्या रहेगा, D बाई सी रहेगा, ये क्या रहेगा, D बाई सी रहेगा। तो ये फाइनल रिलेशन हमारे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा यहां पर D बाई सी आया, ध्यान रखें। तो जो हमारा रिलेशन था, जो हमने डिराइव मैंने यहां पर लिखा था, यहां पर ये D बाई सी रहेगा, ना कि C बाई डी रहेगा। ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें इसमें, इट इज D बाई सी। डिराइव किया तो हमें एग्जैक्ट रिलेशन पता चला। ओके, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं मैकीस रिलेशन, और कैसे आता है ये मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, चलिए इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर का सिग्निफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले एक और टर्म आती है, दैट इज समरफील्ड नंबर। समरफील्ड नंबर ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो समरफील्ड नंबर होता क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, ये हर एक बियरिंग का एक स्टैंडर्ड नंबर होता है। हर एक बियरिंग का स्टैंडर्ड नंबर होता है। दो सेम कैटेगरी के बियरिंग को अगर हम अलग अलग मशीन में लगा रहे हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशन में, तो वहां पर उनको कंपेयर करने के लिए हम इस टर्म का यूज करते हैं, समरफील्ड नंबर। ओके, जिससे कि अगर मैं बात करूं कोई बियरिंग है, सेम बियरिंग, ओके, इनका समरफील्ड नंबर जो है वो फिक्स है। ओके, तो समरफील्ड नंबर अगर फिक्स है, और समरफील्ड नंबर का रिलेशन पहले देख लेते हैं। समरफील्ड नंबर का रिलेशन होता है ZN अपॉन P इंटू D बाई सी का होल स्क्वायर। समरफील्ड नंबर का रिलेशन आप याद रखें, क्या, ZN बाई P इंटू D बाई सी का होल स्क्वायर। ये रिलेशन होता है समरफील्ड नंबर का। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो ये जो वैल्यू होती है वो वैल्यू फिक्स होती है, और ये वैल्यू अगर फिक्स है तो दोनों के लिए, दो बियरिंग, इन दोनों बियरिंग को अगर हमें आपस में कंपेयर करना, तो वी कैन राइट S1 इज इक्वल टू S2। तो देखिए यहां पर Z जो है ये बेसिकली किसके बारे में बताता है, लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। तो जैसे कि हम देखते हैं ना कि कार में अलग तरह का ऑयल यूज करते हैं, बाइक में अलग तरह का यूज करते हैं, बसेस में, ट्रक में, हर ऑटोमोबाइल में ऑयल जो होता है वो अलग तरह का, क्योंकि वहां पर विस्कोसिटी और स्पीड में भी एक रिलेशन होता है। बात समझ में आई। तो अगर हमें कोई हमारा ऑटोमोबाइल है जो एक पर्टिकुलर स्पीड पर रन कर रहा है, तो उसके लिए जो हम ऑयल यूज करेंगे वो कौन सी कैटेगरी का हमें यूज करना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट का, दैट इज समरफील्ड नंबर। तो देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया, समरफील्ड नंबर रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन बियरिंग in different condition, hence it is used to correlate working condition of different machine with same bearing. Okay, different machine की same bearing के साथ, यह bearing हमने एक बार बाइक में यूज किया, यही bearing हम कार में यूज करेंगे, तो वर्किंग कंडीशन को कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। bearing is defined by its Summerfield number, it is very very important point। देखिए किसी भी बियरिंग की अगर मैं बात करूं तो बियरिंग को उसके समरफील्ड नंबर से डिफाइन किया जाता है। हर एक बियरिंग का अपना समरफील्ड नंबर होता है, ये ध्यान रखें। रिलेशन आप याद रखें, ZN अपॉन P इंटू D बाई सी का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहां पर मेंशन किया है, ए नेचुरल फिट जनरल बियरिंग ऑफ डायमीटर 50। देखिए नेचुरल फिट जनरल बियरिंग
अब बियरिंग का डायमीटर दिया है, मतलब आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये D1 दिया है, कितना दिया है, 50 mm दिया है। ओके, द लेंथ इज ऑल्सो 50 mm, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक स्क्वायर बियरिंग बन गया। लेंथ जो है इसकी 50 mm दी गई है। ऑपरेटिंग एट 20 आरपीएस, स्पीड आरपीएस मतलब स्मॉल एम हमें दिया गया है 20 आरपीएस। ओके, कॉजेज ए लोड, इसके ऊपर जो लोड आ रहा है W हमें दिया गया है विच इज 2 किलो न्यूटन, मतलब मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, द लुब्रिकेंट यूज हैज ए विस्कोसिटी, अब देखिए विस्कोसिटी लुब्रिकेंट की जो हमें दी गई है ये 20 ml पास्कल सेकंड, 20 ml मतलब ये मिली पास्कल सेकंड में हमें दी गई है। विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, जेट से। तो ये हमें दिया गया है कितना, 20 मिली को पास्कल सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10⁻³ -3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसके अलावा द रेडियल क्लियरेंस इज, रेडियल क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, C1। इन टर्म्स को आप समझे बेटा, C1 दिया हमें 50 माइक्रोन। ओके, फाइंड आउट द समरफील्ड नंबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। समरफील्ड नंबर निकालना है तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन है Zn/P इंटू D/C का होल स्क्वायर। जब तक बोला ना जाए लीकेज फैक्टर के बारे में, उसको आपको लेना भी नहीं है। ओके, अब देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो Z हमें पता है, N हमें पता है, P हमें निकालना पड़ेगा। P कैसे निकलेगा, P हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। बियरिंग प्रेशर, ये कितना होगा, लोड W डिवाइडेड बाय क्या होता है, LD। अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखें कि ये डायमीटर जो है ये बियरिंग का दिया है, शाफ्ट का, यहां पर डायमीटर जो D होता है, कैपिटल D, वो शाफ्ट का डायमीटर होता है। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि वैसे तो एक्चुअल में हमें शाफ्ट का डायमीटर लेना चाहिए, तो शाफ्ट का डायमीटर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ये कैपिटल D दिया है हमें और ये रेडियल क्लियरेंस हमें दिया है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, शाफ्ट का डायमीटर कैपिटल D। बट देखिए ये जो रेडियल क्लियरेंस है काफी कम है, तो इसको अगर आप अवॉइड करते हुए भी चलोगे ना तो आंसर में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप इसको माइनस करते हो इस 50 माइक्रोन को 50 mm में से, तो डिफरेंस तो बहुत ही कम रहेगा। 50 और उसमें से माइनस अगर 50 माइक्रोन भी कर दिया, अननेसेसरी कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि यहां पर हम फॉर टाइम बिंग इस D की जगह, कैपिटल D की जगह D1 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या जाएगा, W कितना है, W जो है हमें दिया है 2 इंटू 10⁻³ L लेंथ हमें दिया गया है कितना, 50। देखिए 50 और डायमीटर भी 50। अब ये 50 और 50 दोनों किस में है बेटा, mm में है, ध्यान रखें। तो यहां पर आपने इस लोड को न्यूटन में रख लिया है और ये mm में है, mm स्क्वायर बन गया। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻6 से, 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। अब D हमें पता है, अगेन वही कि D निकालना है तो इस D1 में से 50 माइक्रोन को घटाना पड़ेगा, तो डिफरेंस काफी कम रहेगा, इसलिए हम कैपिटल D लिख सकते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर इस D की जो यूनिट रहेगी, C की भी वही यूनिट रखना है, तो वो यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। और C हमें यहां पर नहीं पता है, C1 हमें पता है 50 माइक्रोन है, तो C जो होता है ये 2 टाइम्स होता है रेडियल क्लियरेंस का, तो वहां पर हमें C भी पता चल जाएगा। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो और आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए Z की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 20 इंटू 10⁻³ N कितना रखेंगे यहां पर 20, P इज दिस वैल्यू विच इज 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6 में लिख लेता हूं यहां पर। मल्टीप्लाई क्या होगा, D हम लिखेंगे यहां पर 50 और mm में है, और C जो रहेगा ये 100 माइक्रोन बन जाएगा। देखिए ये 50 है तो C जो है कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स C1, तो ये 100 माइक्रोन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम पुट करेंगे 100। अब माइक्रोन को अगर mm में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, -3 से। इसका स्क्वायर करना ना भूल। तो देखिए मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट करके रखा है, तो ये वैल्यू जो आएगी आप कैलकुलेट करके देखें तो ये आएगी 1/8। 1/8 का मतलब कितना होता है, 0.125। तो
यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या जाएगा 0.125। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा समरफील्ड नंबर कैसे हम निकालते हैं। ओके, तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर Zn बाई P का फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। और एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप लोग इसी तरह से सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यू कैन डाउनलोड अवर एप्लीकेशन AEC प्लस फ्रॉम द प्ले स्टोर, और यू कैन एक्सेस सार्थक बैच। सार्थक बैच जो है ये स्पेशली डिज़ाइन बैच है फॉर SSC JEE 2023। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसी भी स्टेट JEE या AE एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन एक्सेस विजय बैच। इसके अलावा अगर आपको नॉन टेक्निकल के विषय की तैयारी करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, तो इसके लिए एक नॉन टेक का महापेक का कोर्स बना हुआ है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। सभी बैचेस में लाइव क्लासेस भी चलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, PDF भी है, इसके अलावा PYQs भी हैं, इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन भी वहाँ पर उसमें इंक्लूड है। अलग अलग प्रकार की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पर, आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बना सकते हो। सेशन की PDF के लिए मस्ट ज्वाइन आवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप दैट इज AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। गुड डे, बाय बाय।